young audience who are here on the group. And thank you so much. Thank you so much, ma'am, for sharing positive vibes with us and motivating and inspiring us. Thank you. Now it's time to call upon our first speaker for the event, Miss Anupriya Dhiman, ma'am. She is from NSS Haryana and she has been RDC Contingent Commander of 2018. Please, ma'am. Thank you, Akanksha. Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity to talk in front of these great people like Krishan sir. He is the very first NSS volunteer and the founder volunteer, and I'm getting an opportunity to like speak in front of him. Also, I would like to thank the complete team of Decode yourself for providing me this opportunity. And the very first thing, Happy Independence Day to all of you. I was like here to explain my experience of complete NSS, which is very difficult. बहुत मुश्किल है इतने कम टाइम में सारा एक्सपीरियंस बताना, पर एक चीज है कि लाइफ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है एनएसएस का. मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती अपनी लाइफ इस टाइम पे बिना एनएसएस के. मुझे नहीं पता क्या होती, या फिर मेरी पूरी बीटेक, I am a BTech student. I completed my BTech in 2018. तो मेरी पूरी बीटेक के कितने एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं थे बिना एनएसएस के. और आज के टाइम पे एनएसएस की वजह से जो भी मतलब मुझे एक्सपीरियंसेस मिले, उसकी वजह से जो भी है, मैनेजमेंट आप सीखते हो एनएसएस में, टीम वर्क सीखते हो. आज के टाइम पे मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं आती है. कुछ भी मैनेज करना होता है या फिर टीम वर्क करना होता है, तो ये ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तो पहले से की हुई हैं. बस कुछ है, जगह चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं, पर जो भी आदतें आपने सीखी हैं या जो भी मैनेजमेंट आपने सीखा है वो आप कभी नहीं भूलते हो. तो यही है कि मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ एनएसएस बहुत ज्यादा है लाइफ में. अगर हम बात करें, जो कि थीम है इस पूरी कॉल का, नीड ऑफ एनएसएस, व्हाट इज द नीड ऑफ एनएसएस टुडे. तो जो भी यूथ है आज का, मतलब जब भी कॉलेज में जाते हैं बिल्कुल नई नई चीजें पता, पर जो भी सही गाइडेंस नहीं मिल पाती उनको कॉलेज में जाके. मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी बाई चांस ही एनएसएस के बारे में पता चला. हमारी क्लास बिल्कुल एनएसएस ऑफिस के सामने थी, तो बाई चांस हमें सारी की सारी अपडेट नई नई मिलती रहती थी. तो और सीनियर्स को देखा ना, तो वो मतलब वो ग्रुप ही कुछ अलग था, कुछ अलग ही बातें करते थे वो लोग. तो बहुत ज्यादा नई नई चीजें पता चली. फर्स्ट ईयर में ही हमने ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया, सारी अरेंजमेंट्स करी. काफी बार मैं 4 to 5 times I have donated blood, even sometimes out of like blood donation camps where people needed that in urgency. Also, like it is not about कि क्या क्या एक्सपीरियंस आपने किया, it is about giving to society also. लाइक आप क्या देते हो सोसाइटी को. इतने सारे विलेज कैंप्स लगते हैं, सिर्फ हम वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं विलेज कैंप में, पर वहाँ पे जो भी सर्वेस किए हमने, गांव वालों को बहुत सारी हेल्प करी. जो भी उनको जरूरतें हैं वो पता चलती हैं, क्या क्या कमियां हैं, सारी चीजें पता चलती हैं. बट फिर और ये है कि मतलब सोसाइटी के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है एक ह्यूमन बीइंग बनाने में. मुझे ऐसा लगता है जैसे कॉलेज से आप निकलते हो या स्कूल से आप निकलते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पता होता सोसाइटी के बारे में, क्योंकि आपका सारा टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूशन और पढ़ाई में ही निकल जाता है 11th-12th तक. तो उसके बाद आप निकलते हो तो आपको पता चलता है कि सोशल लाइफ में कैसे रहना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है. पूरा टाइम कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते आप, काफी और चीजें भी जानना जरूरी है जो कि बाहर निकल के आपको हेल्प करेंगी लाइफ में. तो एनएसएस ने काफी कुछ दिया है, काफी दोस्त दिए हैं, और वो ऐसे दोस्त हैं कि उनको अभी भी कभी भी मतलब किसी भी टाइम हेल्प की जरूरत है तो वो हमेशा हेल्प करेंगे. ऑल्सो फिर कमिंग टू दी आरडी एक्सपीरियंस, वो मुझे सेकेंड ईयर तक आई डिड नॉट नो कि एनएसएस से आप परेड में भी जा सकते हो, क्योंकि मुझे एनसीसी कभी नहीं मिला. शुरू से इंटरेस्ट है, बचपन से इंटरेस्ट है, पर कभी नहीं मिला मुझे एनसीसी. ना मुझे स्कूल में मिला, ना मुझे कॉलेज में मिला. पर फिर मुझे एनएसएस के बारे में पता चला विलेज कैंप में. एक बार किसी ने हमारे जैसे विलेज कैंप में लास्ट डे परेड होती है, 26 जनवरी से पहले विलेज कैंप लगता है, तो किसी ने नोटिस किया कि उन्होंने परेड करानी शुरू करी. किसी ने नोटिस किया कि तुम्हारी परेड बहुत अच्छी है, तो विलेज कैंप में करी परेड.
उस 26 जनवरी पे। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि नेक्स्ट जो हमारे एक सीनियर थे वो पिछले साल आरडी करके आए थे, मनदीप पांचरी नाम है उनका, तो उन्होंने फिर हमें प्रैक्टिस करानी शुरू करी। हमने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करी। कभी मैंने आरडी तक का सोच के तो किया था, पर कमांडर का सोच के तो कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। पर ये था कि हाँ पूरा 100% देना है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि प्रैक्टिस करते करते जस्ट प्री आरडी कैंप से पहले मेरे पैर इतने सूजे हुए थे कि मतलब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको कम से कम 10 दिन रेस्ट करना पड़ेगा, तब आपके पैर ठीक होंगे। और इतना बुरा हाल था मेरे पैरों का कि मैं जब तक परेड कर रही हूँ तब तक तो ठीक है, दर्द सहन हो रहा है, पर जैसे ही मैं रुक जाती थी ना तो इतना बुरा दर्द होता था कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। पर कोई बात नहीं, फिर डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन रेस्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला कि कुछ दिनों में, नेक्स्ट वीक मेरा तो ट्रायल है, रेस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम पे। तो तब भी मैंने रेस्ट नहीं किया। मैंने कहा ट्रायल के बाद देखेंगे। अब फिर ट्रायल्स हुए तो सिलेक्शन हो गया। पैर ऐसे ऐसे थे कि मैं घर आती थी रोज शाम को, मम्मी सिकाई करती थी बर्फ से और सारी चीजों से, वो सूजन सुबह तक कम होती थी, फिर मैं अगले दिन परेड करके आती थी, फिर वो उतने सूजे होते पैर। तो फिर वहां से वापस आने के बाद प्री आरडी कैंप से वापस आए तो फिर आरडी के लिए सिलेक्शन हुआ। आरडी में जाने के बाद मुझे इतना टफ नहीं लगा क्योंकि मैं पहले ही बहुत प्रैक्टिस कर चुकी थी। थोड़ा बहुत हो जाता है टफ क्योंकि थोड़ा आर्मी वाले प्रैक्टिस कराते हैं, तो बाकी ऐसे था कि बाकी लड़कियों का ये था कि एक प्रैक्टिस स्किप कर दी, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई। अब क्या हुआ था कि साउथ वाले, मतलब जो साउथ इंडिया से जो भी आते हैं, उनको यहाँ के ठंड की आदत नहीं होती, तो कुछ लोगों की तबीयत खराब होती है, फिर पूरे कैंप की तबीयत खराब हो जाती है। और फिर हुआ ये कि सिलेक्शन शुरू हुए थे कमांडर के लिए, तो वो कमांड बुलवा के देखते हैं किसकी वॉइस अच्छी है, ये सारी चीजें। तो उस सब में ठीक है, और इन था मतलब कि जो भी 10 उन्होंने या 10-5 जितने भी लोग छांटे थे उसमें थी मैं। पर फिर उसके बाद ये था कि कमांडर के लिए भी सिलेक्शन हुआ आगे के 2-3-4 लोगों में। पर उसके बाद ये था कि कमांड दे दे के ना, मतलब जो भी जितनी भी बार आप कमांड देते हो उतनी बार आपके गले पे जोर पड़ता है। और ये हो गया था कि नेक्स्ट 10 डेज में मेरा गला बिल्कुल बंद, और कोई भी आवाज नहीं निकल रही मेरे गले से। मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा जोर से बोलने की। मम्मी घर से वीडियो कॉल कर, मैंने मम्मी घर से कॉल करती थी तो मैं बोलती थी कि आप वीडियो कॉल कर लो क्योंकि मैं बोल नहीं सकती हूँ, देख लो बस, क्योंकि आवाज बिल्कुल बंद थी। पर वहां पे ना मुझे दोस्त इतने अच्छे मिले आरडी कैंप में। एक फ्रेंड थी मेरी, शी वॉज फ्रॉम एनएसएस दिल्ली, ख्यातिपुरी। एंड ऐसा है कि अगर वो नहीं होती ना तो मैं शायद कमांडर नहीं होती, क्योंकि उसने मेरा इतना ध्यान रखा। मतलब कभी भी उसके मन में, मुझे ऐसा नहीं लगता कभी उसके मन में कंपटीशन वाली बात होगी, क्योंकि उसकी परेड बहुत अच्छी थी। मतलब वो शी वॉज ऑल्सो डिजर्विंग, उसकी परेड बहुत अच्छी थी, पर कभी उसके मन में शायद ये नहीं आया कि मुझे आगे खड़े होने का मौका मिल जाएगा, इसका गला ठीक ना हो तो, ऐसा कुछ। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। मतलब एनएसएस से आप इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो ना, एंड शी इज इन कॉन्टेक्ट विद मी टिल टुडे, अभी भी हमारी रोज बात होती है। मतलब अब तो ऐसा है कि बेस्ट फ्रेंड जैसे है वो। तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मिलता है आपको, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा आरडी का। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था कि जिस दिन मैंने 26 जनवरी को परेड करी। मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वो था जिस दिन मैं सबसे पहले, जिस दिन प्रैक्टिस वाले दिन मैं सबसे पहले सबसे आगे चली थी। और सुबह सुबह का टाइम था, 6-6:15 का टाइम था, और आप सामने चल रहे हो परेड करते हुए, नारे लगाते हुए, और सामने आपको इंडिया गेट दिख रहा है, उसके साइड में सनराइज दिख रहा है। मतलब उस टाइम पे ये फीलिंग होती है कि मैं ज्यादा इमोशनल टाइप हूँ नहीं, पर उस टाइम पे सही में ऐसा होता है कि आपके आंसू ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। वो बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। लास्ट डे तक तो प्रैक्टिस हो जाती है, पर वो फर्स्ट टाइम वाला जो था राजपथ पे चलने वाला, वो सबसे बेस्ट फीलिंग है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ फीलिंग्स होती हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो एनएसएस ने दी है। फिर उसके बाद जूनियर सीनियर्स ये सब बॉन्ड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अभी तक भी किसी को हेल्प चाहिए तो सब लोग पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, बस यही है। और फिर उसके बाद चाइना जाने का मौका भी मिला। आजकल चाइना सबको बताना थोड़ा ठीक नहीं लगता, पर अच्छा एक्सपीरियंस था चाइना जाने का भी। वहां पर भी बहुत कुछ देखा, नई नई चीजें की, अच्छे अच्छे दोस्त बने। और आज के टाइम पे मुझे बहुत काम आ रहा है एनएसएस जॉब में भी। मैनेजमेंट कुछ करना होता है या फिर किसी से बात करना, कॉन्फिडेंस देता है आपको बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ये सारी चीजें नई नहीं लगती, ऐसा लगता है कि आप ये सब कुछ कर चुके हो पहले।
तो ओवरऑल ये है कि आप सोसाइटी को भी बहुत कुछ देते हो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और ओवरऑल आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है एनएसएस। मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया, बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ इज एनएसएस। So thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your journey with us. It was really an inspiring experience for us also. Thank you once again for sharing it. Now it's time to call upon our second speaker for the day, that is Mr. Darpesh Dingar sir. Sir has been the RDC contingent commander of 2019. I would like sir to please grace our audience with his presence. Please, sir. Hello everyone, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay. Thank you so much Nitish, team, Decode Yourself, आकांक्षा जी और जैसी वो यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रगुजार रहूंगा प्रोवाइड किया है और voice is breaking. हेलो Voice is breaking. I think something issue. Hello, Dharpesh sir. Now continue, please, sir. अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है ओके तो फर्स्टली सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और ये मेरा डिकोड योरसेल्फ टीम के साथ सेकंड सेशन है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। एक्सपीरियंस, एनएसएस, लाइफ जर्नी, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें। टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा बहुत चीज में सारी चीजें। और आज के दिन कुछ एनएसएस के बारे में, कुछ अपने बारे में और कुछ स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप सबसे बात करने का मौका मिला है, कुछ लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। तो इस दिन के ऊपर आप सबसे कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मैंने अपने पहले वाले सेशन में कुछ कविता लिखी थी राजपथ के ऊपर। ऑब्वियसली राजपथ से बिलोंग करता हूँ तो राजपथ के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहूंगा। हम तीनों कमांडर्स यहाँ आपके सामने हैं, 2018, 19, 20। शायद थोड़ा बहुत मिलता जुलता तीनों का एक्सपीरियंस सही रहा होगा कि पहले दिल्ली जाना, देन वहां से राजपथ, फिर परेड एंड देन कमांडिंग का सिलेक्शन, गले की प्रॉब्लम, गला खराब होना, फिर उसके लिए प्रैक्टिस करना, फिर से वही चीज, और फिर जाके 25 और 26 को वहां पे खड़े होना, फाइनली परेड में शामिल होना। तो तीनों से आप सबको ये चीज सुनने को तो मिलेगी। लेकिन राजपथ, आज भी मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ ना, वो एक वर्ड ही मुझे याद आ रहा है, राजपथ, बस राजपथ। ये वही रास्ता है, ध्यान से सुनिएगा, राजपथ ये वही रास्ता है जो आज भी याद आता है तो पैर खुशी के मारे कांपने लगते हैं। राजपथ ये वही रास्ता है जो आज भी याद आता है तो पैर खुशी के मारे कांपने लगते हैं। शायद फिर एक बार उसी जगह जाकर राष्ट्रध्वज को वंदन करना चाहता हूं। आज भी मन में वही फीलिंग आ रही है कि कब आपने इंट्रो में देखा होगा, वीडियो में हम तीनों का इंट्रो था और हमारे जैसे बहुत सारे कमांडर्स, बहुत हमारे सारे वॉलंटियर्स, पूरी टीम जब राष्ट्रध्वज को सलामी दे रही थी, उस टाइम का जो फील होता है ना, अलग ही होता है। आज सुबह 7 बजे जब अपने यहाँ गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल में जब हम लोग राष्ट्रीय फ्लैग होस्टिंग के लिए गए, तब जब सैल्यूट कर रहे थे, वही फीलिंग थी जो उस टाइम पे थी कि हाँ मैंने वहां जाके किया है। और ये जो मौका है ना, ये एनएसएस ने दिया है। आज की थीम है नीड फॉर एनएसएस, और इसी थीम में हम 2 थीम बना सकते हैं, नीड फॉर एनएसएस, नीड ऑफ एनएसएस। एनएसएस को किसकी जरूरत है, एनएसएस की किसको जरूरत है। 2 चीजें अलग अलग है लेकिन कॉम्बिनेशन एक में है।
वाई एनएसएस? एनएसएस क्यों? मैं आज एक्स वॉलंटियर कहला रहा हूं अपने यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का, लेकिन जिंदगी भर वॉलंटियर तो रहूंगा ही, चाहे जॉब करूं, कहीं और रहूं, कुछ भी करूं, वॉलंटियर तो रहूंगा ही। ये चीज मुझे एनएसएस ने दी। बहुत सारे अपकमिंग फ्यूचर वॉलंटियर्स होंगे, बच्चे होंगे जो अभी स्कूल में होंगे, आगे जाके देख रहे होंगे, जिन्हें पता चल रहा होगा कि एनएसएस ज्वाइन करेंगे। एनएसएस हो, एनसीसी हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपने कंट्री के लिए, अपने लिए काम करती है। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। आफ्टर ऑल कॉम्बिनेशन तीनों का मोल एक ही निकलता है, इसलिए है। वाई एनएसएस? जस्ट सर्विस, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा देने के लिए है हम वॉलंटियर्स। फिर हम लोग यहाँ रहे, 2 साल का एनएसएस का करियर होता है। एनएसएस एक्टिविटीज में ऑफिशियली हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 साल के लिए रहते हैं। उसके बाद नए वॉलंटियर्स आते हैं, उनको मौका मिलता है, हम सीनियर्स होते हैं। कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद हर किसी की अपनी अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है। हर कोई रूल होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं इस पॉइंट पे फिर से आ रहा हूं, नीड फॉर एनएसएस। एनएसएस को किसकी जरूरत है और एनएसएस की किसको जरूरत है? जो बच्चे जिसके दिल में है कि कुछ ना कुछ करना है अपनी रेगुलर कॉलेज रूटीन के अलावा, जाकर जहां हम सेवा देना चाहते, जहां कहीं भी हो, अनाथ आश्रम हो, व्हाटएवर, कोई गांव जहां हमारा कैंप लगता है, पूरे साल में जहां कहीं भी अगर मन में इच्छा हो जा सकते, कर सकते, करते। एनएसएस प्लेटफॉर्म देता है हर किसी को, मुझे दिया, आज आपके सामने हो। हम लोगों को, सारे वॉलंटियर्स को दिया जो राजपथ पे चले, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से अपनी लाइफ में किसी ना किसी एंगल से एनएसएस का लाइफ जर्नी, एनएसएस की लाइफ जर्नी उनके लिए हेल्पफुल रहती है। मेरे पहले अभी अनुप्रिया जी ने बताया आप सबको कि वो अभी जॉब कर रही है, लेकिन मैम को फिर भी सारी चीजें जो उन्होंने एनएसएस में सीखी है हेल्पफुल रही है। आज मैं अपने लास्ट सेशन में भी हमेशा कहीं ना कहीं बोला हूं कि आज मैं आप सबसे बात करने के काबिल हूं तो वजह एनएसएस है। नहीं होती थी हिम्मत, पैर कांपते थे 4 लोगों के सामने हमेशा के लिए, लेकिन आज जिंदगी भर के लिए कभी नहीं रहेंगे। और ये मौका भी मेरे लाइफ में नहीं आएगा कि नहीं मैं यहाँ पे अपने आप को कम महसूस करूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लगता ही नहीं है, क्योंकि गलती कुछ नहीं है ना। जब अगर दिल में कोई बात ही नहीं है कि कहीं कुछ गलत है, तो कतराना किस बात से? हम तो सेवा कर रहे हैं। आज वही थीम, उसी थीम को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नीड फॉर एनएसएस। आज अगर हमारे इतने दिनों में कुछ वॉलंटियर्स, एक्स वॉलंटियर्स रह चुके हैं, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले एनएसएस में कॉलेज में काम किया है। अभी महाराष्ट्र की बात है, इस टाइम में महाराष्ट्र में फ्लड सिस्टम चल रहा है, काफी ज्यादा हेवी रेनफॉल की वजह से कोकण रत्नागिरी साइड में काफी ज्यादा फ्लड हो गया है। आज भी वहां भी एनएसएस के वॉलंटियर्स अपने अपने तरीके से जो कुछ भी होता है, ये ऑफिशियल नहीं है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज उनको भेज रही है, नहीं, ऑफिशियल नहीं है। जिसको जब जरूरत पड़े, जिसको हो सके, जिसके पास टाइम है, अपना वक्त निकाल के वहां जाके खड़ा हो रहा है अपने देश के लिए। किस लिए? ये एनएसएस ने सिखाया है। और ये मेरी गुजारिश है सारे, अभी डिमरी सर ने कहा कि हमारा देश जो है 65% युवाओं से भरा हुआ है। देश में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो गौर करने लायक है। गलत सही होती है सिर्फ सोच की वजह से, इंसान तो बुरा नहीं होता। आज मुझे उस 2 साल में सीखने को मिला कि
क्या सिचुएशन है लोगों की। जहां हम काम करते थे 2 गांव में अलग अलग जगहों पे काम करने का मौका मिला, ट्री प्लांटेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, गटार साफ करने तक हो, कुछ चीजें होती थी जो खींचती थी पीछे कि वहां नहीं जा रहे, वहां नहीं जाना चाहिए। वो क्या चीजें होती थी। साथ वाले कुछ लोग बोलेंगे हाँ क्या कर रहे हो तो एनएसएस में जाके, ये क्या चीज है, फालतू पान चढ़ के दिए यार, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या जरूरत है करने की, बोलेंगे ना। जितने आगे भेजने वाले होते हैं उतने पीछे खींचने वाले लोग भी हमारे साथ होते हैं। और अपने ही होते हैं, कोई दूसरे नहीं। आप सभी के, मेरे अकेले के नहीं, हम सब के, आप सभी के लाइक एक्सपीरियंस रहे होंगे। पीछे खींचने वाले अपने ही होते हैं। क्यों जा रहा है तू वहां पे, क्या जरूरत है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, मैं भी मैकेनिकल हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, गांव में क्यों जा रहा है वहां पे, क्या जरूरत है तुझे। हमारे कॉलेज के में जितना ज्यादा बॉन्डिंग, एक टीम बन जाती है, अपनी टीम के साथ काम करने में जो मजा आता है वो हर जगह हर तरीके से। फिर आज वहां से उठ के मैं दिल्ली गया, दिल्ली में अलग नए फ्रेंड्स बने, उनके साथ फिर वही बात करने का तरीका ये कॉमनली हो जाता है कि एनएसएस से जुड़े होते हैं। फिर आकर उसी बात पे टिके होते हैं कि वहां से वही जगह से शुरुआत करने में हम जो काम कर रहे हैं उससे भला किसका हो रहा है ये जरूरी नहीं है, किसी का भी हो, हम सर्विस कर रहे हैं। हमारा मोटो है नॉट मी बट यू, हम सर्विस कर रहे हैं। जो भी जूनियर्स हो, सीनियर्स लोगों से मैं सीखता हूँ, जो मुझे सीखने को मिला है, जो मुझसे पूछता है मैं उन्हें भी बताता हूँ। वक्त है, टाइम है, इच्छा है, करना चाहते हो, डू ज्वाइन। एनएसएस एक सोच है। एनएसएस क्या है, एनएसएस एक सोच है जो हर कॉलेज लाइफ में हर स्टूडेंट के दिमाग में भरी जानी जरूरी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स नेसेसरी, इट्स नेसेसरी। चाहे कहीं भी रहूं, जो कुछ भी काम करता रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, सबसे बड़े एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर बाद हमारे बात आप सबसे बात करेंगे। मेरी खुशनसीबी है, मैं किशन सर के सामने बात कर रहा हूँ। आपको सर जी, आपको फेसबुक वगैरह यहाँ पे ही देखा था, कभी भी आपके सामने बात करने का मौका नहीं मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू नीतीश एंड टीम कि मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया सर के सामने, सर से बात करने का। ये सारी चीजें एनएसएस ने दी है हमें। वही बता रहा था, सर इज द फर्स्ट वॉलंटियर काइंड ऑफ। तब से आज इस उम्र तक वॉलंटियरशिप हमारे दिल में है। हम रहो, हमारे जैसे कई वॉलंटियर्स रहे। एक बार हो गया, 2 साल खत्म हो गए तो एनएसएस हो गया ये नहीं है। ये मेरी खुद की अपनी एक सोच है जो मैं आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी एनएसएस वॉलंटियरशिप से गुजर चुके हैं, जो जिन्होंने भी 2 साल तक सर्विस की है, काम किया है, अभी अपनी लाइफ में व्यस्त है। एलुमनाई हम कहेंगे, वॉलंटियर्स, एक्स वॉलंटियर्स कहेंगे। कंट्री में किसी भी कोने में हम रहे, हम जो चाहे, जहां जिसको जैसी चाहे वैसी मदद कर सकते। कोरोना के टाइम में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों से कभी बात भी नहीं हुई थी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मैं तो वहां तक आज तक कभी गया भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर कुछ कर पाया, खुशी है मन को, अपने आप सेटिस्फैक्शन है, नहीं कुछ कर पाया। किसी को वैक्सीन, किसी को क्या, किसी को किस चीज की जरूरत थी, किसी को बेड की जरूरत थी, व्हाटएवर, अपने ही लोग अपने ही तरीके से जो काम हम कॉलेज लाइफ वगैरह करते हैं, बस काम करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन हर कोई जब अगर साथ आ जाए ना, सारे अगर साथ आ जाए ना, तो बहुत कुछ अलग हो सकता है। बात करने के लिए टाइम का लिमिटेशन है, ये तो टॉपिक और भी खींच सकता है, लेकिन फिर भी एक और चीज ये रहेंगी, एनएसएस, नीड फॉर एनएसएस, यूनिटी, एलुमनाई, एक्स वॉलंटियर्स, फ्यूचर अपकमिंग वॉलंटियर्स जो भी आना चाहते हैं, दिमाग में एक बात हमेशा प्लीज रखिएगा,
हम एनएसएस के लिए है, एनएसएस हमारे लिए है। और अगर एक आदमी अपने तरीके से, अपने परे से किसी एक आदमी के काम आता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मैं अपने तरीके, अपने आप से ये सवाल हर बार कहता हूँ, आज क्या किया। कुछ ना कुछ अगर एक चीज भी रह गई ना, तो चीज खाई जाती है इंसान को। भाई ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अगर सिर्फ मैं इंजीनियरिंग के कॉलेज में था, इंजीनियरिंग किया, मशीन का ये किया वो किया, निकल जाता, 4 साल खत्म हो जाते, जॉब में लग जाता, फिर अपने तरीके से काम चल रहा था। एनएसएस के बारे में कभी पता नहीं चलता, एनएसएस के थ्रू यहाँ तक नहीं पहुंचता, तो शायद लाइफ कुछ और होती यार। ट्रस्ट में लाइफ कुछ और होती। बस पैसे कमाने के पीछे हर कोई कमाना चाहता है, अच्छी बात है, कमाते हैं हम लोग, लेकिन सर्विस करने का, सेवा देने का लाइफ में अलग ही सेटिस्फैक्शन है। जो चीज भी करता हो, अगर कभी भी किसी का फोन आए, कुछ ना कुछ अगर हम कर पाते उस इंसान के लिए, तो सेटिस्फाइड होता है आदमी। बस यही है। एनएसएस एनएसएस एनएसएस, हर हम जैसा चाहेंगे वैसा एनएसएस है, हम जैसा बनाना चाहेंगे वैसा एनएसएस है। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे जो भी फ्यूचर वॉलंटियर्स मुझे सुन रहे हो, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेंगी, आप जो चाहे वैसा करिए, लेकिन अपनी सर्विस अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम आनी चाहिए। लास्टली, थैंक यू सो मच मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your absolutely delightful words. Your words were very motivating and inspiring to all of us. I'm damn sure about this. Thank you, sir, for gracing us. Now it's time to call upon our third speaker for the event from NSS Haryana, Mr. Chetan Gupta, sir. Sir is the contingent commander of RDC 2020, and he is also the recipient of Governor's Awardee 2020. Please, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. Thank you, Decode Yourself team, for inviting me here. So, good evening to all of you. Namaskar, Jai Hind. Happy Independence Day to all. एनएसएस के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं अपनी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। एनएसएस मेरे लिए, व्हाट इज एनएसएस मीन्स टू मी। सो अकॉर्डिंग टू मी, एनएसएस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग वन अनदर, सेल्फलेसली सोशल वर्क करना, सबकी हेल्प करना बिना किसी बेनिफिट को सोचे। एनएसएस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी एनजीओ के साथ वर्क कर रहे हो या फिर रेगुलर एनएसएस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर रास्ते में आप किसी नीडी की हेल्प कर रहे हो, किसी एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया है, उसमें किसी की हेल्प कर रहे हो, दैट इज एनएसएस। अपने साथ साथ अपने को वॉलंटियर्स, चाहे वो किसी आरडी कैंप के वॉलंटियर्स हों, चाहे आपके कॉलेज मेट्स हों, जूनियर्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, सबकी इक्वलेंटली हेल्प करना, दैट इज एनएसएस फॉर। एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ आरडीसी में, वो बताना चाहूंगा मैं। लाइक 18-19 जनवरी के आसपास आरडीसी में कमांडिंग के सिलेक्शन हो चुके थे, मैं कमांडर सिलेक्ट हो चुका था। देन मेरे पैर में कुछ मोच टाइप हो गया था, स्ट्रेन आ गया था मेरे पैर में, एंड आई वाज नॉट एबल टू पुट माय लेग ऑन ग्राउंड। मेरे से जमीन पर पैर रखा नहीं जा रहा था। तो देयर वर माय को वॉलंटियर्स, माय फ्रेंड्स, राजस्थान से गौरव थे, हरियाणा से इरशाद और सज्जन थे। वो लोग रोज रात को आते थे और मेरे पैर की मालिश करते थे। दैट इज हेल्प व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड आरडीसी में यही आपके लाइफ टाइम के बॉन्ड्स बनते हैं जिनको आप भुला नहीं सकते। एक लीडरशिप के लिए, कमांडिंगशिप के लिए मेरा पॉइंट है, कमांडिंगशिप इज नॉट अबाउट अ कंपटीशन। वो कंपटीशन नहीं है, हम लड़ते नहीं है वहाँ पे कि हाँ मुझे कमांडर बनना है, मुझे कमांडर बनना है। इट्स अ कोऑपरेटिव थिंग। कमांडर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ सबसे आगे चलना है या फिर कमांड देनी है। द गोल इज टू टेक द होल कंटिजेंट विद हिमसेल्फ। पूरी कंटिजेंट को साथ लेके चलना होता है हमें।
That's where you learn the leadership quality. We gain leadership quality from there. Of course, being a commander is a privilege for me, but the whole contingent is interdependent and interlinked with each other. आगे कमांडर है, मैं उसके बाद पीछे प्लेटून कमांडर्स होते हैं, देन राइट मार्कर, पूरी कंटिजेंट एक इंटरलिंक्ड है. कोई भी गलती करेगा तो पूरी कंटिजेंट को अफेक्ट होएगी वो. तो कमांडर एक और बनने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपकी हेल्थ आप कितनी मेंटेन रखते हो. वहाँ सारे वॉलंटियर्स बेस्ट होते हैं, ऑल आर वेरी मच डिजर्विंग ऑफ बीइंग अ कंटिजेंट कमांडर, बट देयर आर फैक्टर्स लाइक वहाँ खाना आपको सूट कर रहा है, इन्वायरमेंट सूट करता है, पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होता है कभी कभी कुछ वॉलंटियर्स के लिए, एंड दे आर डिजर्विंग ऑफ बीइंग अ कंटिजेंट कमांडर. सो दे गेट सिक, उनका गला खराब हो जाता है, कमांड नहीं निकल पाती, और बहुत रीजन होते हैं. सो द मेन पॉइंट है जो वो है आपकी हेल्थ मेंटेन रखना. वहाँ पे कंटिजेंट कमांडर हर कोई, मेरा तो यही मानना है, आप अपने घर से बन के जाते हो कंटिजेंट कमांडर, बस उस चीज को मेंटेन रखना होता है वहाँ पे. एंड एक और बात है, जब आरडीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम, तो देयर इज वन थिंग के लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, तो देयर पीपल, एक मिथ होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि आपको अप्रोच चाहिए, सिफारिश चाहिए आरडीसी लगाने के लिए. मेरे अंदर भी बन गया था ये कि हाँ आरडीसी के लिए तो अप्रोच की ज़रूरत है, सिफारिश लगवानी पड़ेगी किसी की, जब भी आरडीसी में सिलेक्शन होएगा. तो मैं जाता था सिलेक्शंस के लिए, सिलेक्शन देने जाता था, स्टेट लेवल प्री आरडी कैंप में गया, तो घर आके मैं मम्मी पापा से यही कहता था, मम्मी पापा कि हमारी अप्रोच तो है नहीं, कैसे होएगा सिलेक्शन. अपने प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर भगत सिंह हैं, उनसे भी मैं यही कहता था, सर मेरी कोई अप्रोच नहीं है. तो ये कहते थे दिस इज जस्ट अ मिथ कि आपको अप्रोच की जरूरत है. अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना 100% दो, दैट इज इनफ. बाकी सब कुछ वहाँ पे सिलेक्शन करने वालों के ऊपर होता है. तो फिर मैंने अपना 100% दिया, सिलेक्शन हुआ आरडीसी में. मिथ निकला मेरे अंदर से कि हाँ किसी अप्रोच की जरूरत है मुझे कुछ करने के लिए, टैलेंट को कोई अप्रोच की जरूरत नहीं होती. और एनएसएस की नीड, एनएसएस काफ़ी कुछ देती है हमें. एनएसएस हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करती है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, टीम वर्क सीखते हैं हम इफेक्टिवली, कम्युनिटी सर्विस करते हैं हम. कम्युनिटी सर्विस से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कितनी हो रही है, लाइफ टाइम के हमारे बॉन्ड्स बनते हैं. अब राजस्थान से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, आई हैव अ प्रिविलेज के हाँ आरडीसी में जाने के बाद मैं इंडिया की हर सिटी से हर एक बंदे को जानता हूँ, सिटी से एक बंदे को जानता हूँ. मुझे कहीं भी जाना है इंडिया में, मैं जा सकता हूँ इजीली. कल्चर एक्सचेंज होते हैं हमारे, मुझे आरडीसी जाने से पहले ये नहीं पता था कि हाँ साउथ में इतने टाइप के डांस होते हैं, वेस्ट में ये है, नॉर्थ ईस्ट में इतने लैंग्वेजेस हैं जो भी, और डिसिप्लिन सीखते हैं हम इतना. और एक आरडीसी का सबसे मेन वो है कि हम इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिलता है हमें. प्राइम मिनिस्टर सर, प्रेसिडेंट सर, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर, सारी डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिलता है. सो यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनएसएस फॉर मी. थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड मैं अपने व्यूज रख सका मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए. थैंक यू. Thank you so much, sir, for the highly inspiring time with us, and your words had a significant impact on every NSS volunteer, I guess. Thank you, sir. So now it's the time for everyone to please, if you have any question to ask from any of the dignitaries, any of the delegates present here, you can write it down in the chat box. It's a live interactive session now. We are ready for your questions. Please put up your questions in the chat box. And during that, I would like to call Mr. Rahul Dharne, sir, who will proceed the further session. Please, sir. Yes. Thank you, Akanksha. Am I audible? Yes, sir. Yes.
Good evening and Jai Hind everyone. To all the dignitaries present here in this live interactive session, to all the guests, to all the NSS volunteers, and on a special note to all the speakers. आज इस सुनहरे सी शाम में इस खूबसूरत से शुरुआत में जहाँ पे हम इस सवाल जवाबों को शुरू करेंगे, एक अर्ज करना चाहूँगा कि आज इस स्वाधीनता दिवस पर इस शाम जो हम एकत्रित हुए हैं, जिनकी बलिदान से, जिनकी योगदान से इस स्वतंत्रता संग्राम में आज वो भी एक बात कहते होंगे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इसी अर्ज के साथ as we have today's speaker, Contingent Commander Miss Anupriya Dhiman ma'am from Haryana, Contingent Commander Mr. Darpesh Dingar sir from Maharashtra, and once again Contingent Commander Mr. Chetan Gupta sir from Haryana. इस सवालों की शुरुआत करते हुए पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा मिस अनुप्रिया धीमान मैम से कि बदलाव के एक अनोखे अभियान को हम सब आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जानते हैं। तो 21वीं सदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और इसी के लिए केंद्र सरकार की जो ये योजना है, राष्ट्रीय सेवा योजना, जहाँ पे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे की जो ये हमारा विश्वास है, हमारा लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जो हम सभी स्वयंसेवकों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ऐसे ही लक्ष्य को लिए आगे चलते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना कैसे सहायक करता है, ये हम सभी से साझा करें। एनएसएस एक ऐसी बॉडी है जो आपको सबसे पहले यही सिखाती है कि कोई भी काम खुद से कैसे करना है। हम कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, उससे पहले पूरी बिल्डिंग की सफाई होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पूरी बिल्डिंग की सफाई होगी, हर रूम में से बेंचेस बाहर आएंगे, सारे रूम्स की सफाई होगी, जहाँ पर भी कैंप्स लगने हैं वहां पर सफाई होगी। तो वो हम किसी का वेट नहीं कर रहे वहां पे कि कोई आएगा और वो सारी जगह साफ करेगा। हम खुद से बेंचेस सारे बाहर निकालते हैं, दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट करते हैं, फिर हर एक रूम की एक एक करके सफाई करना शुरू करते हैं। पहले नॉर्मल सिंपल हम जैसे करते हैं, पानी से साफ करते हैं या जैसे भी साफ करते हैं। और ये काम पूरा एनएसएस ग्रुप मिलके करता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि हमें वो काम करते हुए कुछ अजीब लग रहा है, या फिर हमें बहुत मजे आते थे ये सब काम करने में, और हमने बहुत दिल लगा के किया ये सब काम। फिर उसके बाद हमने बेड्स लगाए वहां पे, उन पे बेडशीट। कोई भी काम हम वेट नहीं कर रहे हैं किसी के आने का कि कोई करेगा। तो ये चीज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत छोटी छोटी चीजों से सीखते हैं कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। कोई भी काम है, लड़की हो चाहे लड़का हो, वहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। कोई भी हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना कि कोई आएगा और हमारे लिए ये काम करेगा। तो हम यहीं से सीखना शुरू करते हैं एनएसएस के थ्रू कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो मुझे लगता है एनएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सरकार की इस योजना में, कि जो भी है कि हमें किसी पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना है। सब काम हम खुद कर सकते हैं। हर एक जो भी वॉलंटियर है वो कुछ भी करने के कैपेबल है, उसके पास सारी रिसोर्सेज हैं। तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए कोई भी काम से, या फिर हम वेट करें कि कोई आए। तो मुझे लगता है एनएसएस काफी हेल्पफुल है ये सब चीजें सिखाने में आपको, सेल्फ डिपेंडेंसी। यस अनुप्रिया मैम, थैंक यू फॉर दिस आंसर। और जैसे आप कह रहे थे कि हम किसी का वेट नहीं करते, अगर हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी अगर हमारे अंदर फीलिंग आती है, तो उसी पर एक कहना चाहूंगा कि किसी भी भावना को हम बड़े प्यार से दुलारते हैं। ये वो देश है मेरी जान जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। यस Nitish, are we going with the questions which is in the chat box? Yeah, sure. I just here mention also. So guys, आपको now you all are get the access. आप अपने आप को unmute कर सकते हो, आप अपने आप को videos on कर सकते हो। And there are so many times a requirement suggestion आते रहते थे like live sessions में कि हाँ yes you want to be asked question, but हम आप लोगों का face नहीं देख पाते थे। But इस live session में ऐसा नहीं है।
आपकी जो भी लिमिटेशंस थी वो कुछ टाइम के लिए थी, अब इट्स ओपन फिर, ओके। और आप में से आप जिसको भी क्वेश्चंस हैं, कुछ चैट सेक्शन में आए हैं, वो आपको जिससे भी जिस स्पीकर से पूछना है यू कैन आस्क, और अभी जिससे भी पूछना हो, जिसको भी करना है, यू कैन रेज योर हैंड एंड प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क वन बाय वन। डोंट डू द रश लाइक कि हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाए। यस ऋतिक यादव सर, आप यस आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड आपका क्या क्वेश्चन है यू कैन डायरेक्टली आस्क टू अवर स्पीकर्स। हेलो, Am I audible? हाँ यस 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 यू आर ऑडिबल। हेलो, हाँ यस, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सबसे सर आ रही पहले है, तो अगर आपका या यहाँ पर जितने महानुभाव हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी ने जो है एक वेबिनार के माध्यम से हम सभी को जोड़ा, उसके लिए आप सभी का भी बहुत आभार। धन्यवाद। और मेरा फिर भी क्वेश्चन है सीधा सा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जब से गठन हुआ तब से लेकर अभी तक कई दौर आए जब राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य को सराहा गया और काफी ऊंचाइयों पर इसे ले जाया गया। लेकिन मैं वर्तमान समय में कभी कभार देखता हूँ, मैं हर जगह की बात नहीं कहता, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या राष्ट्रीय सेवा योजना अभी भी समाज में सेवा कर रही है? और याद रखिएगा, निस्वार्थ भाव से। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी राष्ट्रीय सेवा योजना के जो हम स्वयंसेवक हैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं? और मैं इसका जो उत्तर है आप सभी से लेना चाहूंगा। उसके पहले मैं सिर्फ कुछ बातें कहना चाहूंगा। उसमें ये है कि राष्ट्रीय सेवा योजना में मेरा जहां तक सफर रहा है उसमें मैंने अनुभव किया है कि कुछ स्वयंसेवक जो जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है और उन्हें काफी सम्मान मिला है, लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना में जब समाज सेवा की बात आती है तो या तो स्वयंसेवक जो हैं उनकी सोच में कुछ अंतर है या फिर वो उस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहते जो राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है। नॉट मी बट यू। ओके मैंने देखा है कि मेरे सहयोगी भी कही रहे हैं और मैंने काफी जो है एनएसएस के ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जो उनके ब्रांचेस हैं उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने जो हमारे सीनियर्स हैं उनका काफी अच्छा कार्य देखा है। इनमें से मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन शायद आप लोग भी जानते हैं उन्हें और उनमें से काफी लोग यहाँ पर हैं भी। लेकिन कभी कभार जब मैं सुनता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना, क्योंकि अगर देखिए हम कोई भी संस्था अगर समाज में कार्य कर रही है तो उसके बारे में लोगों को अमूमन पता रहता है। मैं आपको बता दूं, मैं आसपास के क्षेत्र में रहता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जहाँ पे लोगों ने जिस गांव को गोद ले रखा है, ये सब प्रोसेस जानते होंगे, जिस गांव को गोद ले रखा है, जिसकी जिम्मेदारी ले रखी है, 2 साल में कई बार रैलियां निकाल चुके हैं। और जब मैंने उस गांव के लगभग 15 से 20 लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई संस्था कार्य करती है, तो उन्होंने सिर्फ मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि कुछ लोग आते हैं, वो 100 मीटर चलते हैं यहाँ से वहां तक और कुछ नारे लगाते हैं, उसके बाद फोटो सेशन करके चले जाते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था सिर्फ यहीं से उठा हुआ है और मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रीय सेवा योजना अब इसलिए रह गई कि हमारे कॉलेज के से लेकर 200 मीटर तक हम रैली निकालें और उसके बाद फोटो अपलोड करें बहुत सी वेबसाइट्स पे। मैंने देखा है कि एक ओके फोटो ओके को ओके ब्रदर, 6 बार ओके पेस्ट करके जो एक्सक्यूज है मी, अपलोड किया जाता है, फिर देखते हैं चलिए कितने देखिए लाइक आ रहे हैं, आप शेयर्स आ रहे हैं। तो मेरा ऋतिक सिर्फ यही क्वेश्चन और थोड़ी शिकायत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से ही है। धन्यवाद।
आई गॉट योर क्वेश्चन। सो मैं अभी अपनी स्पीकर से ना बुला करके यहाँ पे हमारे बीच कृष्ण कुमार गुप्ता सर हैं, और हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता सर जो कि एनएसएस से सर्वप्रथम स्वयंसेवक रह चुके हैं, अभी उनका एक्चुअली शेड्यूल नहीं आया, बट फिर भी मैं कृष्ण कुमार गुप्ता सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सवाल का जवाब जरूर दें। ऋतिक यादव जी ने जैसा कहा कि क्या ग्राउंड लेवल की चीज़ें कागजी कार्रवाई होती है या ग्राउंड लेवल पे आती है वो चीज़ें? तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या हम राष्ट्रीय सेवा योजना को अभी कागजों में ऊपर तक लेकर जा रहे हैं या फिर जमीनी स्तर पर भी इसकी कार्रवाई हो रही है? जी सर, ओवर टू यू कृष्ण कुमार गुप्ता सर। हाँ नीतीश, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत देर से सभी को सुन रहा था और मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों आपने मुझे क्यों पिछले बेंच पे बैठा दिया। एनीवे, प्रदीप जी का नमस्कार, रितु मेहरा मैडम जी का नमस्कार। आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग दिस सेशन और नॉट नाउ, बिकॉज अधिकतर लोग लेफ्ट कर गए हैं। जहां तक एनएसएस की बात है, मेरा इसमें आंसर सिर्फ ये है कि मैं इनकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जो भी ऋतिक यादव ने कहा है, मैं इनकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि हम हर साल 40 लाख वॉलंटियर पैदा कर रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं वो? कोई अपने आप को एक्स करके बाहर हो जाता है, कोई किसी बात में बाहर हो जाता है। वो छवि जो एक वॉलंटियरिज्म के अंदर जिंदगी भर रहनी चाहिए, शायद वो नहीं है। तो खैर, पहले मैं, अगर मुझे आप अनुमति दें तो 10-15 मिनट में पहले 5-7 मिनट बोलना चाहता हूँ। जो बच्चों ने, कमांडर्स ने एड्रेस किया, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उनके साथ कुछ शेयर करूं। तो पहले आप, विल यू अलाउ मी फॉर दैट? हेलो यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, प्लीज यू कैन सर, प्लीज। हाँ दीपेश, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे सर, बढ़िया। मैं तो सोच रहा था शायद इन्होंने मेरे को आज सुनने के लिए बैठाया हुआ है। नहीं सर, नहीं, हो चुका शेड्यूल के हिसाब से कुछ हुआ होगा सर, नो वरी सर। हाँ हाँ, एनीवे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आप सब लोग से, अनुप्रिया से, आपसे, स्टेशन से मिलके, और बड़ी ऊर्जा भी मेरे को मिल रही है। और जैसा कि हाँ, आपने बोला एक्सपोनेंशियल शब्द इस्तेमाल किया, आज के बाद अपने आप को एक्सपोनेंशियल कभी मत मानना। जरूर। क्योंकि यू आर, आपने कहा ना एनएसएस को नीड और हमारी एनएसएस को नीड, राइट। तो उसके अंदर क्या है कि मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि आप तो एक्स हैं, तो आपको क्या लेना देना एनएसएस से। मैंने कहा कि जिस आदमी ने अपने कीमती 3 वर्ष अगर एनएसएस को सीखने में दिए हैं, तो अभी हम सीखे हैं, अभी तो हमने एनएसएस से लिया है। हमने एनएसएस को दिया क्या है, हमने समाज को दिया क्या है? तो असली पारी तो हमारी आज शुरू हो रही है, जब हम एनएसएस को या समाज को कुछ दे रहे हैं, और आप हमें एक्स वॉलंटियर कर रहे हैं। हाउ वी कैन बी एन एक्स वॉलंटियर? एक लर्निंग पीरियड था, एक ये समझिए हमारा इंटर्नशिप पीरियड था, वो 3 साल, जब हमने एनएसएस को जाना सीखा, अपने व्यक्तित्व का विकास किया, हमने अपने आप को जाना। और कॉलेज से बाहर आने के बाद, ये तो डिग्री है। हेलो, यस सर, हेलो, यस सर, यू स्पीक। हाँ हाँ हाँ, तो अब कॉलेज से बाहर आगे बाद तो समय है ना, जब हमें राष्ट्र को कुछ देना है, अपने देश को कुछ देना है। तो एक्स कैसे हो गए हम कभी भी एक्स ना थे, ना है, ना होंगे। मैं आज भी एक्स नहीं हूँ। 52 इयर्स तो हो गए मुझे एनएसएस में। We started in 1968. Officially it was in 1969, 24 सितंबर। तो
सबसे पहले तो ये, फिर मैं आप तीनों की बात है मुझे ऊपर अच्छा मिला, अच्छा ज्ञान भी मेरे को प्राप्त हुआ कि आप तीनों को जब मैं सुना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुना मैंने, कि जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आई है, वो लीडरशिप क्वालिटी का कुछ अच्छा पहलू समाज को जानना चाहिए। आज मेरा चिंतन ये है, अभी मैं एक यादव का वो दे रहा था आंसर, वो इसी के नियत आ जाता है कि हम जब वॉलंटियर्स में होते हैं 3 साल, जब हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, बट व्हाट आफ्टर दैट, असली तो हमारा तब है ना, क्योंकि हर आदमी एनएसएस ज्वाइन नहीं करता। और हमारा जो एम था, वेयर वी स्टार्टेड इन 1969, वो मेन एम ये था कि हम सारे यूथ को चैनलाइज करना चाहते हैं, सिर्फ एनएसएस के बच्चों को नहीं, हम हर गांव के बच्चे तक को भी एनएसएस को पहचानना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस दिशा में क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ये सीमित कॉलेजों तक रह गया है। तो जो अब हमारे कॉलेज पास आउट वॉलंटियर्स हैं, ये जिम्मेवारी उनकी है कि वो अपने इस संदेश को, इस वॉलंटियरिज्म को गांव तक और हर युवा तक पहुंचाएं। आप एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे, आप एक अच्छे एकेडमिशियन बनेंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनेंगे, लेकिन योर पर्सनैलिटी शुड रिफ्लेक्ट ऑल दोज थिंग्स कि जो आपके अंदर है, वो एनएसएस ने जो आपको सिखाया वो समाज तक पहुंचना चाहिए। और वो ये लाइफ में कहता हूँ, एक लाइफ तो बहुत छोटी लाइफ है, समाज को तो हमारी इतनी ज्यादा जरूरत है, इतनी आवश्यकता है कि हमें हर कदम पे अपने साथ उनको जोड़ के चलना होगा। वही तो राष्ट्र का विकास है। हम कहते हैं यूथ पावर इज द पावर ऑफ ए नेशन, लेकिन आज हमारा यूथ कहीं जहां वो चैनलाइज हो गया, वहां तो उसको एक रास्ता मिल गया। बट व्हाट अबाउट अदर यूथ जो परेशान हैं, जिनको ना तो एनएसएस के अंदर कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में देखे वी हैव ए लिमिट, 1 यूनिट की लिमिट है कि हम 100 बच्चे या 150 बच्चे से ज्यादा हम नहीं रख सकते। तो जो और बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसका फायदा कैसे उठाएंगे? हमें आगे बढ़ के उनके साथ मिल के काम करना है। और आप इसका 1 घंटा रोज, मैं कहता हूँ आप अपने शास्त्रों दीजिए, 1 घंटा आप कम से कम समाज को दीजिए, जहाँ ये अपने अंदर जो आपने सीखा है, इट शुड गो टू द सोसाइटी। बेसिक जो चीज है, आप ये मत समझिएगा सिर्फ 3 साल ही एनएसएस है, ये तो इंटर्नशिप का पीरियड है। जैसे डॉक्टर का इंटर्नशिप पीरियड होता है, इंजीनियर का इंटर्नशिप पीरियड होता है, तो दिस इज इंटर्नशिप पीरियड। काम करने का तो पूरी लाइफ है जो आपको काम करना है। सो डू यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई वांट टू से? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब वही दीपेश अनुप्रिया ने भी जो बोला, जो चेतन ने भी बोला, ये सच्चाई है कि आप मर्म को या दिशा को जान गए हैं, आप रास्ते को पहचान गए हैं, पर रास्ते पर निरंतर बढ़ना भी ये आपका एक कर्तव्य है। बिल्कुल। जो आपने अचीव किया है, अब उसको बढ़ाना है आगे, आपको समाज के अंदर उसको जागृति पैदा करनी है। मुझे ही लोग 52 साल मेरे को एनएसएस में हो गए, मुझे अधिकतर लोग अपने पड़ोस में नहीं जानते कि एनएसएस में ये क्या है, ये एनएसएस होता क्या है, क्योंकि मैं कम्युनिकेट उनको नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा मैं? रीजन बीइंग कि वी नीड ए ग्रुप टू वर्क। इंडिविजुअली आप किसी भी काम को समाज में नहीं दे सकते। एनएसएस के अंदर भी आप काम करते हैं तो ग्रुप में काम करते हैं, एक्टिविटी सारी ग्रुप में होती है, और ग्रुप लीडर जो है वो समूह की भावना का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता है। मेरा सिर्फ एक बहुत गहरा सोच ये है, जो चिंतन मैं आज 15 अगस्त को आपको देने जा रहा हूँ, कि हमारे देश में ये रहा। देखिए, जैसे अभी प्रदीप सर ने कहा, हमें बताया अपने सिविलाइजेशन के बारे में। यस, आई कैन एक्सप्लेन। बुद्धिज्म जो है 2500 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी 2100 साल पहले आई, इस्लाम 1500 साल पहले आया, सिखिज्म 550 साल पहले आया। लेकिन हमारी संस्कृति तो हजारों साल से, मुझे नहीं पता, मैं लाख भी कह दूं तो भी कम है, तब से चली आ रही है।
हमने उसको जो सजा के रखा, हमारी आदतों ने जो उसको बना के रखा, हमारे व्यवहार कुशलता ने जो उसको सीखा करा, हमारे आचरण ने जो किया, वही आज हमारी ताकत है। एनएसएस हमारे देश के अंदर जो एक सिस्टम है आध्यात्मिकता, जिसको स्वामी विवेकानंद फॉलो करते थे, जिसको महात्मा गांधी फॉलो करते थे, जिनके बातों को लेके हमने एनएसएस को शुरू किया, वो एक बेस है। हेलो 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 Yes, sir. Please you speak. I guess someone's wants unmute. ओके ओके ओके। तो जो हमारा जो बेस है देश का, वो आध्यात्मिक है। वही एक चीज हमें आज तक विश्व गुरु की तरफ लेके जाती रही है। हमें उसे नहीं भूलना। हम भौतिकता में जा रहे हैं, हम भौतिकता पसंद करने लगे हैं। पहले जो हमारे परिवार होते थे, हम संस्कार वहां से सीखते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, बच्चा देखता था, सीखता था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, माता पिता के पास ना टाइम नहीं है जो बच्चों को गाइड कर सके। बच्चा अपने आप जानता ही नहीं, जो उनके पीयर ग्रुप होते हैं, जो वहां से उनको सीखने को मिलता है, वो बच्चा वहीं तक सीखता है। तो आज तो एनएसएस का रेलिवेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और मैं कहता हूँ हर एक समस्या का, देश की हर समस्या का हल आज सिर्फ है तो एनएसएस के पास है, एनएसएस के युवाओं के पास है। अगर आज एनएसएस के युवाओं को रास्ता मिल जाए, उनको काम करने की आजादी मिल जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानसिक विकास इतना हो गया है कि वो कभी भी गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो एक ईमानदार पॉलिटिशियन होंगे, अगर वो आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो एक ईमानदार आईएएस आईपीएस बनेंगे। मुझे मिलते हैं कई दफा, एक डीएम मेरे को मिले, उनके आचरण से मैंने देखा, मैंने कहा सर कभी आप जानते हैं एनएसएस क्या होता है? कहते सर मैं तो कॉलेज में एनएसएस में था। मैंने कहा मैं समझ गया। कहते आपने कैसे पहचाना? मैंने कहा मैं एक दफा में ही पहचान लेता हूँ कि जो व्यवहार एनएसएस के वॉलंटियर का है वो अलग ही होता है, उसके काम करने का ढंग अलग ही होता है। तो दिस इज व्हाट यू गेट आउट ऑफ एनएसएस। जो प्रतिभा एनएसएस ने हमें दे दी है, ये समय है कि हम उसे देश के अंदर बांटें, देश को दें, तभी ये हमारे इंडिपेंडेंस का सच्चे मायने में अर्थ है। अमृत महोत्सव का भी तभी मायने में अर्थ है। सेलिब्रेशन हम फादर्स डे, मदर्स डे एक दिन मना रहे, दैट इज नॉट गुड। अगर आज हम अमृत महोत्सव एक साल मना रहे हैं या आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इट इज नो वैल्यू इफ यू डोंट कंटिन्यू। हम इन चीजों को पूरे साल, पूरी जिंदगी लेके चलें, तभी तो इसकी महत्वता है ना। मेरा आप सब लोगों को यही कहना है, मेरे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि जो आपका आचरण है, जो आपका स्वभाव है, वो ही मानवता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए एनएसएस जो हमें सिखाता है, वो इस आचरण को ही सिखाता है। कि कितनी एडवर्स पोजीशंस आती हैं जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, हम उस समय एक अच्छा निर्णय लें, ये एनएसएस सिखाता है। पेशेंस एनएसएस सिखाता है, कम्युनिकेशन एनएसएस सिखाता है। यानी आपके व्यक्तित्व में जो चाहिए वो सब एनएसएस के पास सामग्री मौजूद है, लेकिन उसे एक टेम्परेरी इस्तेमाल मत करिए, सिर्फ कॉलेज टाइम तक मत इस्तेमाल करिए, पूरी जिंदगी में इसे इस्तेमाल करिए। आज एक प्रण, लेट अस टेक ए प्लेज कि हम अपने राष्ट्र को सुंदर बनाएंगे, हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाएंगे। हमारा हर कर्म, हमारा हर स्टेप, हमारा हर सोच राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र सेवा के अंदर जाएगा। ठीक है, जो भी हम काम करें वो हम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी सोच हमारा राष्ट्र निर्माण की तरफ ही होगा। सिर्फ ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं पता मैं क्या आपको समझा पाया हूँ। वो बेसिकली मुझे एक कोटेशन याद आ रही है। 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी बने थे, तो उनकी जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, उन्होंने एक शब्द बोला था, विच आई रिमेम्बर ऑलवेज, आस्क मी नॉट व्हाट अमेरिका विल डू फॉर यू, बट आस्क मी व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका। तो आज का जो प्रश्न है
कि एनएसएस हमें क्या देगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एनएसएस को क्या देंगे, सिर्फ इतना फर्क है। एनएसएस हमें जो दे रहा है उसे हमें राष्ट्र को देना है। अगर हम उसे नहीं दे रहे, हम अपने आप को एक्स मान के घर में बैठ रहे हैं, तो हमने एनएसएस से लिया है, हमने उनसे कुछ नहीं लिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. We are honored to have you here. So there is a question in the chat box from Poonam, I guess, that RDC camp में girls के लिए कितनी opportunities होती हैं? ये question उनके मन में बहुत बार आता है, तो I would like to ask any one of you to answer this question. अनुप्रिया मैम अगर लाइव हो तो पूनम? प्लीज आंसर कीजिए। सो पूनम, आपके क्वेश्चन का ये आंसर है कि जितने भी प्लेसेस होते हैं आरडी में 50-50% होते हैं। 50% फॉर गर्ल्स, 50% फॉर बॉयज। इफ 100 बॉयज आर देयर एंड 100 गर्ल्स आर देयर, आई गेस। स्टेट से, जो भी स्टेट से अगर 10 सीट्स हैं तो 5 गर्ल्स के लिए होंगी और 5 बॉयज के लिए होंगी। तो एज सच कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें। 50% फॉर बॉयज एंड 50% फॉर गर्ल्स। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उसे कैसे हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन रहता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, और इसमें आरडी कैंप में जाने के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, कहीं पे कोई सपोर्टर नहीं रहता है, और यहाँ पे ये भी रहता है कि आपका कोई थ्रू होना चाहिए, कोई सोर्स होना चाहिए। सोर्स भी नहीं होगा तो कैसे गर्ल्स कर सकती हैं, इस चीज के लिए था। जो चेतन ने बोला कि सोर्स चाहिए, वो तो मैं अग्री नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा कोई भी जानकार आसपास दूर दूर तक कोई जानकार नहीं हो सकता इधर। मतलब इसमें जो हमारा है कि किसी ने, पता है क्या, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आपको अपना 100% देना है। मैं बता रही हूँ आपको कि कैंप में ऐसा था कि मतलब मेरे अलावा शायद कोई और लड़की ऐसी नहीं थी जिसने कोई ना कोई एक प्रैक्टिस या 2 प्रैक्टिस स्किप ना करी हो। सबकी तबीयत खराब थी, मेरी भी तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी, गला तो इतना मतलब, पर मुझे पता था कि अगर मैंने एक भी दिन वो या एक भी टाइम वो प्रैक्टिस स्किप करी ना, तो मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाएगा। तो बस वही है कि आपको मतलब कोशिश करनी पड़ेगी अपना। तो इसमें प्रोग्राम ऑफिसर जो रहते हैं हमारे, उनका क्या रोल रहता है प्रोग्राम ऑफिसर का? प्रोग्राम ऑफिसर्स आपको हेल्प करते हैं हर चीज में। आपको कुछ भी चाहिए, जैसे मेरा गला खराब था तो मुझे 2-3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा दवाई लेने के लिए या जो भी, तो उन सब चीजों में वो आपको हेल्प करेंगे। सपोर्ट पूरा मिलता है 100%। फैक्टर्स में भी हो सकते हैं कि अगर अप्रोच वाला है जैसे आप बोल रहे हो, तो पर मुझे नहीं लगता कि जो चीज दिख रही है ना सामने, मुझे नहीं लगता उसको कोई, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे साथ आरडी में कि कुछ थे फैक्टर्स जिनको लगता था कि हमें मौका नहीं मिला आगे खड़े होने का। तो फाइनली हुआ ये कि जो आर्मी वाले सर जो हमें सिखा रहे थे, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जिसको भी लगता है कि इस लड़की से अच्छी परेड कोई कर सकता है तो वो आगे आ जाओ। और अभी मतलब सबके सामने मतलब डिसीजन हो जाएगा। मैटर ये करता है कि आप कितना बेस्ट कर सकते हैं, है ना? बस आपको घबराना नहीं है, आपको अपना 100% देना है। कोई भी आगे नहीं आया उसके बाद, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था कि किसी की परेड अच्छी है, जो भी है। वही कॉन्फिडेंस वाली बात है ना। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है, 100% देना है बस, और दोस्त अच्छे रखने अपने साथ। तो आप फिटनेस लिखनेस में सबसे मस्ट है ना, फिटनेस बहुत मस्ट रहती है। फिटनेस तो मस्ट है, तो फिटनेस के लिए बहुत पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि वहां पे जाके आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि अगर तबीयत खराब होगी फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो फिर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा तबीयत का। पर ये है कि थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। सारे वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्यूचर अपकमिंग आना चाहते हैं, अपने दिमाग में प्लीज ये बात मत रखिए कि उस चीज के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए सोर्स या किसी के थ्रू होना जरूरी है। नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तीनों का यही मानना रहेगा, या हम तीनों इनफैक्ट सबका यही कहना रहेगा कि सोर्सेस की जरूरत नहीं होती है। अगर काबिलियत है तो उस चीज पे आपको काबिलियत पहुंचा के रहेगी। सक्सेसफुल तो हम बाद में होते हैं।
काबिल बन गए तो फिर पूछो ही मत। उस चीज के जिस चीज जहां पर हम जाना चाहते हैं उस चीज के हम काबिल होना चाहिए, तो बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। तो प्लीज दिमाग में कभी मत रखना कि मेरा कोई सोर्स नहीं है या फिर थ्रो नहीं है, कि मैं किसके थ्रू जाऊंगा वगैरह वगैरह वटेवर। मैं राजपथ पे चला तब मम्मी पापा को पता चला था कि इस चीज के लिए बच्चा वहां पे गया था। मेरे मम्मी पापा को मैंने वहां पे बुलाया था देखने के लिए दिल्ली में। मैं खुद पहली बार दिल्ली गया था जब मैं कैंप में गया था। तो ये सारी चीजें हमें पीछे खींचती है बस, कि हमारी अपनी सोच जो समाज ने अपने ऊपर डाली होती है कि नहीं इसके थ्रू होगा, ये थ्रू होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जहां तक वहां तक हम में से हम तीनों हो, सारे वॉलंटियर्स, हम कमांडर हैं इसलिए नहीं, जो भी हमारे साथ के सारे वॉलंटियर अपने अपने दम पर अपनी मेहनत से वहां पे पहुंचा है। क्योंकि सब हर कोई जानता है कि सिलेक्शन 5 या 6 स्टेप में होता है। हर किसी को मिनिमम 500, 600, 1000 वॉलंटियर से compete करना होता है, तब आगे जाके वो आता है वहां पे। तो ये किसी का ऐसे मायने नहीं रखता बिल्कुल कि इसने इसकी सिफारिश कर दी वहां पे चला गया। कुछ चीजें हाँ कुछ अलग है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो चीजें हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। और मुझे तो मैं हर किसी को कहता आया हूँ आज तक कि मैं एक सीधे से गांव का लड़का जिसको सिर्फ एनएसएस क्या था इतना पता चला, और उसमें अपना रास्ता कैसे बनाना और दिल्ली, दिल्ली से चाइना वहां तक कैसे पहुंचना अपने अपने तरीके से गए हैं। तो किसी ने तो हेल्प नहीं की मुझे। तो हाँ, हेल्प क्या होती है, वॉलंटियर, सॉरी पीओ, पेरेंट, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर, जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, वहाँ के टीचर से सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप में काबिलियत दिखती है तो हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, हर कोई करेगा। प्लीज ये बात ध्यान में रखिएगा। So one more question, please. ओके ओके। क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? Sure, Ritik Yadav, sir, and you can proceed. अगर मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है तो क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं आपसे सर? हाँ सर, प्लीज सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको काफी समय से जानता हूँ, शायद आप मुझे भूल गए होंगे। और दूसरी बात ये है सर कि सिलेक्शन प्रोसेस में मुझे नहीं पता कि और स्टेट का क्या होता है, कैसा रहा है प्री आरडी आरडी। लेकिन सर जो आप लोगों ने बात कही कि इसमें किसी के सोर्स और सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, मैं 100% इससे सहमत हूँ। 0.001% छोड़ दिया वो आप, क्योंकि मेरे पहले और मेरे बाद में जो भी होगा मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन मेरे समय जो हुआ, मैंने जो अनुभव किया, सिर्फ मैं वो चीज आपको बताऊंगा। मैं रिसेंटली 2021 आरडी रहा और मैं आपसे शायद कैंप में भी मिला था दरपेश दिनगर से। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे साथ, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का इंडिविजुअली, लेकिन मैं हाँ आपको बताना जरूर चाहूंगा कि मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ। सबसे पहले तो मैं जब घर से गया तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि सोर्स सिफारिश लगती है, बिना सोर्स सिफारिश के बेटा तुम घर पे बैठो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा प्री आईडी में। मेरा सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी लेवल पे, सिर्फ हम 2 बंदे चुन कर गए, लड़कियों का कोई का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। हमारे रीजनल डायरेक्टर ने सिलेक्शन किया हमारा। उसके बाद जितनी भी लड़कियां थी उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। 1-2 थी अच्छी, उनकी हाइट में उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद जो है हमारे कैंपस से जब हम लोग प्री आरडी के लिए पहुंचे, और जब मैं प्री आरडी के लिए पहुंचा तो मैं शायद यूनिवर्सिटी के पास में ही था। उस समय मेरे पास एक लड़की का फोन आया, मोहतरमा का फोन आया। उन्होंने कहा
कि आप ऋतिक यादव बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैम बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ प्री आईडी आई हुई हूँ, हम दो मेरा नाम ये है, 2 लड़कियां थी वो। तो मुझे काफी, मैं शॉक हुआ काफी। मैंने कहा मुझे पहले भी नहीं बताया गया, जबकि 1 महीने पहले हमारा यूनिवर्सिटी सेशन हो गया था। उसके बाद कोई जानकारी नहीं है कि ये 2 लड़कियां कैसे आ गई। मेरे साथ जो 2 मोहतरमाएं आई, उन्होंने पूरा प्री आईडी किया। उसके बाद उनमें से एक हमारे साथ आईडी भी गई। मैं उनमें से नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे जो भी सर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन जो है उनका एक तरीके से बता रहे थे कि उन्होंने ऑनलाइन उनकी परेड और वो कल्चर देख लिया। मैं तो ये कहता हूँ कि जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था तो आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं आपने उन्हें बुलाया? क्यों जो है कम्पीट नहीं कराया आपने? अगर नहीं कराया तो बाद में क्यों कराया? और कॉलेजेस को क्यों चांस नहीं दिया आपने? क्यों हमारे साथ जो है प्री आईडी के लिए भेजा हो, उसके बाद जो है एक मोहतरमा को हमारे साथ आईडी के लिए भेजा? तो सर मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें कभी भी कहीं भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभार 1-2 अपवाद जरूर हमें देखने को मिलते हैं, और जैसा कि संयोग से मेरे साथ ये हुआ है। तो इसमें मैं आपसे सब यही कहना चाहूंगा, अगर कोई टिप्पणी हो तो आप बता सकते हैं मुझे। नहीं तो आप सर बेशक। बेसिकली आप 21 आरडी से हो शायद ना? आपने कब अप्लाई किया था आरडी में? हाँ जी। मतलब मैं जानना चाहता हूँ आप कौन से ईयर में आपने आरडी में आईडी में अप्लाई कब किया था? मतलब मैं 2021 ही अभी आरडी गया हूँ, और आप शायद भूल रहे हैं, आप हमारे कैंप में भी आए थे, आपने स्पीच वगैरह हाँ भी मैं दी थी। 21 अभी दिल्ली में आया था, शायद एक ही मुलाकात में याद ना रहा होगा, काफी सारे लोगों से मिला था, ठीक है। लेकिन नहीं, जो आप कह रहे हैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज लास्ट टाइम आप जब डिनर अपना अपना लास्ट एक टाइम आप जब डिनर एजेंडा कर रहे होता थे है। तो आपको याद होगा कि देखिए आप जी जी बात को समझिए यार, ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ, सिर्फ आपके अकेले के साथ हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ हुआ होगा। हर चीज अपने तरीके से नहीं हो सकती है। इनफैक्ट हम एनएसएस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो हर तरफ होता आ रहा है। क्या अपनी फैमिली से शुरुआत करेंगे तो फिर पूरे कंट्री तक जाएंगे। हर तरफ कोई ना कोई चीज आगे पीछे होती आ रही है। तो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हमें भी करनी पड़ती है। अगर नहीं तो फिर अपने तरीके से फिर अपना रास्ता खुद निकालना होता है। आप बात को समझिए, क्योंकि हाँ, कब किसी के ऊपर गुस्सा, या फिर जो चीज इस रूल के साथ होनी चाहिए थी वो उसी रूल के साथ क्यों नहीं हुई, ये सारी चीजें अगर हम दिमाग में लेते रहेंगे ना, तो अब हमारे नाम से वॉलंटियर नाम ही निकल जाएगा, सिर्फ नाम रह जाएगा, मैं दरपेश डिंगर। उसके आगे जो वॉलंटियर लग रहा है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि हम वॉलंटियर है। आप नहीं, आप समझिए, मैं अपने तरीके से जो आपने कहा वो काफी सारी चीजें अपने दोस्त, मैं खुद, या फिर काफी सारे लोगों का उनका तरीका, काफी सारी चीजें हो चुकी है, उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अगर दिमाग में रहेंगी ना, तो इसका मतलब है ही नहीं कुछ। अगर आपको कुछ आउटपुट निकलता है तो प्लीज मुझसे भी शेयर करिएगा कि ये सारी चीजें रख के, या फिर इनसे मुझे ये सब चीजें का लाभ हुआ। हाँ, सीख जरूर मिलेगी कि जिंदगी में किस पॉइंट के कब कहाँ क्या यूज करना है। आई होप आप सेटिस्फाइड रहे होंगे। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन आपको भी सर सर कहीं ना कहीं आपको भी सर ये तो मानना पड़ेगा कि 0.0001% इसमें जो अपवाद ये होते हैं, जो मैंने आपको स्टोरी अभी बताई। और 0.001% में ज्यादा हमारे जो कहूंगा, मोस्ट सीनियर हैं किशन कुमार मैं सर, ज्यादा मुझे कहूंगा, लगता है कि उस 0.001 नहीं तब से कहूंगा। लेकर अभी तक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर कभी कभार ये लगता है ना कि जो डिजर्व कैंडिडेट है वो पीछे रह जाता है उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो हमारी यूनिवर्सिटी से 357 कॉलेज एफिलेटेड हैं। 357 आप समझ सकते हैं। उनमें से सिर्फ 3-4 कॉलेज को ही जानकारी दी जाती है कि एनएसएस सिलेक्शन। बात ऐसी है बस कि हाँ, उसके सही बात है बाद जो कि वॉलेंटियर है उनसे सिर्फ समाज सेवा कराई जाती है, उन्हें पीछे रह कंप्लीट करने के जाता लिए है, नहीं बुलाया जाता है। लेकिन हर चीज पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। सिचुएशन के हिसाब से, और जो भी वहां पे डिमांड हो रही है कि यहाँ पे एक्शंस क्या होनी चाहिए, और बाकी सब कुछ कुछ चीजें होती है जो ऊपर
बस यहाँ हम कह नहीं सकते कि नसीब वगैरह कुछ है, सब कुछ अपने हाथ में है, सही बात है, लेकिन सारी चीजें अगर अपने इंसान के हाथ में रहती तो हर कोई हैप्पी रहता है यार। ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, सब कुछ अपने हाथ में नहीं रहता ना, ये कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है। मैं एक और क्वेश्चन अनुप्रिया मैम और चेतन भैया से पूछना चाहूंगा, चेतन भैया होंगे शायद यहाँ पे। मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें जिम्मेदार स्वयंसेवक हैं या फिर मैनेजमेंट टीम है या फिर जो हमारे और भी पीओ वगैरह हैं, ये इनमें से जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है अनुप्रिया मैम और चेतन भैया से बस। ये जो आपने बोला ना कि मतलब 100% नहीं है कहीं पर भी एक्यूरेसी, वो सिर्फ एनएसएस में नहीं है, मुझे लगता है वो लाइफ के हर फील्ड में है। आपको कई जगह लगता होगा कि आपके साथ नाइंसाफी हुई या फिर ऐसा कुछ हुआ, मतलब जो क्या आपका चांस किसी और को मिल गया, मे बी आपको ऐसा लगेगा, काफी बार सिचुएशन आएगी। पर वही है जैसे कि दरपेश ने बोला कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, और अगर हम उस चीज को लेके बैठे रहेंगे ना तो हम दोबारा ट्राई भी नहीं करेंगे आई गेस कभी। तो कल्प्रिट कौन है ये चीज पॉइंट आउट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर फील्ड में हर लेवल पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और बस इतना ट्राई करो कि खुद को उनमें इन्वॉल्व मत करो या खुद उस चीज को बढ़ावा मत दो। आपके हाथ में सिर्फ इतना है, अपने आसपास वालों को बता सकते हो कि सही नहीं है, गलत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी को बोलना कि ये कल्प्रिट है या इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपकी लेकिन आवाज मैम नहीं आ रही एक्चुअली। आपने सुना होगा, लेकिन मैम आपने सुना होगा कि एक नासूर, छोटा सा नासूर जो है पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है। तो क्या ये नासूर हो सकता है एनएसएस में आगे चल के बड़ी समस्या बन जाए? हो सकता है ऐसा? आगे चल के, अभी से है, पहले भी होगा, आगे भी होगा। आप मैं वही बोल रही हूँ कि आप उसको रोक नहीं सकते हो। 100% एक्यूरेसी नहीं होती, वही बात है कि परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, बट आप कोशिश कर सकते हो अपनी तरफ से और अपने आसपास वालों को बता सकते हो। अगर कोई चीज है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए तो जरूर बोलना चाहिए। कभी भी ऐसा मत करो कि छोड़ो जाने दो, कुछ होगा नहीं। तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना बनता है उतना ट्राई करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो कहीं पे पॉइंट आउट किसी को या किसी की गलती को, तो आपको जरूर करना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कौन जिम्मेदार है ये तो मैं भी नहीं बता सकती, आप भी नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर कोई एक ही है या स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई पीओ है। सब लोग बुरे भी नहीं होते और सब लोग अच्छे भी नहीं होते। हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं। तो हमें एनएसएस से मुझे लगता है ये भी सीखने वाली चीज है कि आपको आगे लाइफ में जाके और किस किस तरह के लोग मिलेंगे, ये भी सिखाता है एनएसएस आपको। Thank you so much, Anupriya ma'am. As we are running out of मैं time, चमन भैया से चेतन इस पे विचार चाहता हूँ मैं। I would like to interrupt here because as we are running out of time, so our fellow host, that is Rahul Dharne sir, has left out with some questions, so he will proceed further. Rahul sir. Rahul sir. Yes, Akanta. Yes, thank you. Okay, as per the doubt, we can go towards our contingent commander, Mr. Chetan Gupta sir. चेतन जी, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि आज पूरे भारतवर्ष से केवल 40,000 से आज 40 लाख स्वयंसेवकों का जो ये परिवार है, कहते हैं कि भारत में हर 2 कदम पे भाषाएं बदलती है, जहाँ पे गांव-गांव से सामाजिक विकास का लक्ष्य लेकर जो हम चल रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम जो भारत के संस्कार है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आप हरियाणा से इस सेशन में जुड़े हैं, मैं महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ और अधिक हमारे स्वयंसेवक भारत के सभी एरिया से हम सभी के साथ अभी जुड़े हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत की ये संस्कार है, तो अंग्रेज कहते थे कि हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। अंग्रेज कहते थे कि हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर आएगा। तो इसी विविधता में एकता को बनाए रखने में राष्ट्रीय सेवा योजना किस रूप में मायने रखती है, ये हम सभी के साथ साझा करें।
हाँ जी, am I audible? Yes, Chetan sir. So, विविधता में एकता. धीरे, we all are Indian brother and sisters. Hello, excuse me. Hello. Yeah, Yes, Chetan, आप audible हो. Hello, I will also answer for this question. Sure, Excuse sir. me. Can you please repeat it? जी सर, तो जैसे मैं कह रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत के हमारे ऊपर संस्कार है, तो अभी जैसे लेके आप हरियाणा से जुड़े हैं, मैं महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ, अधिक हमारे स्वयंसेवक जो अभी इस सेक्शन में है वो ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हैं। तो इसी विविधता में एकता को बनाए रखने में राष्ट्रीय सेवा योजना किस रूप में मायने रखती है? अच्छा, किस रूप में मायने रखता है? तो एनएसएस के थ्रू हम कैंप्स में, इंटीग्रेशन कैंप्स में मिलते हैं, सोशल वर्क के थ्रू हम जुड़ते हैं, कल्चर एक्सचेंज करते हैं, वे हम लैंग्वेज सीखते हैं एक दूसरे से, सोशल वर्क के थ्रू। इन सब चीजों को देख के हम सब ये कह सकते हैं कि हम एक हैं, वे इंडियन ब्रदर सिस्टर्स हैं हम सारे। तो ये एनएसएस एक इम्पोर्टेंट पिलर है इस सब को जोड़ के रखने के लिए, एक मोटिव है सोशल वर्क के थ्रू ये सब काम करने के लिए। Yes, sir. Can I answer to this question? Sure, sir. Please go ahead. Should I speak on this? Yes, sir. Yes, please go ahead. Yes, देखिए sir. ऐसा है, हाँ यस, वसुधैव कुटुंबकम यानी ये वसुंधरा, ये पृथ्वी ही मेरा परिवार है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो हमारे देश का सोच है, हमारी संस्कृति का सोच है, वो आध्यात्मिक है। अध्यात्म का मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है, हमारे अंदर भी एक आत्मा में है जो कि हमारा संचालन भी करती है, और साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि ये हमारी लाइफ को रिकॉर्ड भी करती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है हमारे साथ। आप किसी भी घटना को याद कर लीजिए कि मैं 15 साल पहले वहां था, 1 सेकंड के अंदर लाइब्रेरी खुलेगी और वो वीडियो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। एनएसएस इसी के ऊपर वर्क करता है। जब हम करते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। व्हाट इज कम्युनिटी सर्विसेज? हम ऐसी बस्तियों में जाके जहाँ डिप्राइव्ड लोग रहते हैं, जहाँ बच्चों को एजुकेशन नहीं है, जहाँ का रहन सहन ही बहुत पिछड़ा वर्ग का हो जाता है, उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो एक कुत्ता जो है ना, डॉगी, वो भी वो खाना खा रहा है जो कि वो बेचारे कूड़े में से बीन के खा रहे हैं। आत्मा उसके अंदर भी वही है जो हमारे अंदर है। एनएसएस जब आपको कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ ले जाता है तो आप ये सीखते हैं, उन चीजों को बारीकी से देखते हैं और महसूस करते हैं कि मैं इसके दुख को कैसे, दर्द को कैसे मैं दूर कर सकूं। जब आप इतना सोच में आगे बढ़ जाएंगे तो आपके अंदर एक आत्म विकास होगा। यानी फिर क्या होगा कि हर इंसान को आप इंसान समझना शुरू कर देंगे और वो आपके परिवार का हिस्सा बनता चला जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, मैं विदेश में भी मैं गया हूँ, मैं वहां देखा है कि बहुत जल्दी आपको अंदर दोस्त बनने की क्षमता पैदा हो जाती है। आप अपने विचारों से कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक चीज है कि हम कहते हैं नेवर बी जजमेंटल। दूसरे के बारे में आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो ऐसा था, ऐसा ही होगा। आप उसको सुनिए, उसे जानिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। परिवार में भी ये होता है। परिवार क्या है? एक समूह है कुछ लोगों का। देश क्या है? बहुत सारे लोगों का समूह है। विश्व क्या है? वो और बहुत सारे लोगों का समूह है। तो अगर आप परिवार में भी देखेंगे तो ये बात परिवार में भी लागू है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो परिवार के सारे सदस्य आपको बात को ध्यान से सुनेंगे और आपसे सीखेंगे।
तो जो आपका क्वेश्चन है कि किस तरीके से एनएसएस वसुधैव कुटुंबकम पे काम करता है, वो हमारी जब सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसके अंदर हम सेल्फलेस हो जाते हैं, तो वो हमारे जो परिवार, हमारे संपर्क में आने वाले लोग, वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और ये सार्थक हो जाता है वसुधैव कुटुंबकम। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड। ऑलराइट सर, जैसे अभी हम यहाँ पे भी अनुभव कर रहे हैं कि अगर एक सवाल है किसी का, तो जहाँ पे सारे हमारे जो स्पीकर्स हैं वो अपने अपने भाव रख रहे हैं, तो इसमें एक वो पॉइंट देखने मिल रहा है कि वरिष्ठों का तजुर्बा और स्वयंसेवकों का जज्बा, दोनों में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एज आकांक्षा मैम सेड, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो इसी सेशन को कंक्लूड करते हुए कहना चाहूंगा कि आज के इस स्वतंत्रता दिवस के सुनहरी सी शाम में, जहाँ पे हम सभी सेशन के द्वारा हम मिले थे, तो आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा गहन देशव्यापी अभियान है जो नागरिकों की भागीदारी पर एक जन आंदोलन में परिवर्तित होने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इसी विश्वास के साथ, इसी एक दुआ के साथ कि स्थानीय यानी कि लोकल स्तर पर अगर हम छोटे से छोटे कार्य भी अगर कर रहे हैं, तो उससे जो है वो बदलाव होगा और राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। ऐसे ही मैं राहुल धरने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना का एक स्वयंसेवक, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, और ऑन स्पेशल नोट टीम डिकोड योरसेल्फ की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और इसी एक आजादी के सुनहरे अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। We were honored to have you all, especially Krishan Kumar Gupta sir. We were honored to have you. Sorry if we have disappointed you in any of the matter. It was maybe our fault of scheduling something, or maybe. So we are sorry for that, and we will keep everything in mind from next time. And we were honored to have you, sir. Thank you, sir, for being there. And all the speakers of today's event, we were very honorable to have you all with us. And let us remember all our soldiers who died for the country. Let us forget all our cultural differences and unite as one true Indian. So I would end this session by saying few lines that भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए हुए थे जो हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ, आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। Thank you, and thank you all of you for joining this and making this event a more special and entertaining. Thank you, sir, and thank you all. Thank you all. Thank you, thank you. We shall end the session. You all can leave. Thank you so much. Rahul sir, Nitish is there or not? Or we can end the session.